हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम जैसे कि एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ रहे हैं और हमने ये हमारे सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ रहे हैं। इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लोब है। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है और इसको हमने टिल्टेड यानी कि झुका हुआ दिखाया गया है क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है कितने डिग्री कोण पर? 22.5 डिग्री कोण पर। देखिए, अब ये कुछ यहाँ पर लाइनें हमने अपने ग्लोब पर कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ की हुई हैं और कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, अपने पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए। ठीक, एक ग्लोब जो झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब के सुई के चारों ओर पृथ्वी को घूमती पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसे कोई सुई नहीं होती है, लेकिन ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई हुई है। ठीक है, इसी तरह हमने एक काल्पनिक रेखाएं भी ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने इनको भागा हुआ है। जो बीचों बीच इसको काटती है उसको क्या बोलते हैं? विषुववृत्त रेखा कहते हैं, यानी कि बीचों बीच जो काट रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये क्या है? ये विषुववृत्त रेखा है या विषुववृत्त वृत्त है। ये क्या है? हमारी पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग का उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भागों में काटा गया है या फिर डिवाइड किया गया है। विषुववृत्त वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त वृत्त से ध्रुवों की ओर स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, यानी कि ऐसे जो काटी जाती हैं, ऐसे जो बनाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, विषुववृत्त वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। ये कितना है? 0 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। और नीचे दक्षिण का ध्रुव कितना है? 90 डिग्री। और ये टोटल कितने हैं? 180। कितनी रेखाएं हैं? 180। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि विषुववृत्त वृत्त जो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुववृत्त वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि ये क्या है? ये हमारी 0 डिग्री है। ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इसके ऊपर वाली जो लाइन है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो ये वाली, मान लिया ये मिड वाली लाइन है विषुववृत्त वाली, तो इसके ऊपर वाली को क्या कहेंगे? हम उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली को क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। यही इसमें लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कुछ उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में एवं बेला हॉरिजॉन विषुववृत्त वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। डिफरेंस है, ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, लेकिन ये क्या है? एक उत्तर में स्थित है और एक दक्षिण में स्थित है। ये वाले ग्लोब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाले ग्लोब से यहाँ पर देखिए विषुववृत्त रेखा है, ये उष्णकटिबंध एरिया है दोनों। फिर ये कर्क रेखा है जो कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में जो काटती है क्या है? कर्क रेखा है। और जो नीचे दक्षिणी हमारे गोलार्ध में काटती है, ये कौन सी है? मकर रेखा है। फिर दक्षिणी ध्रुव व्रत आ जाता है, फिर शीत आ जाता है, फिर दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। इसी तरह हम पृथ्वी को यहाँ पर ये जलवायु के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह की जलवायु होती है। हमारा भारत कहाँ पड़ता है? पूर्ण उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ना, तो वहाँ पे ठंड भी है क्योंकि जो नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत है वो इस वाले एरिया में पड़ता है। थोड़ा ऊपर जाएंगे हिमालय, क्योंकि इतने ऊंचे हैं वहाँ ठंड भी है, तो हमारे यहाँ हर तरह का वेदर देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। ठीक है,
तो ये देखिए कि विषुववृत्त वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, जो कौन कौन सी हैं? उत्तरी रेखा में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुववृत्त वृत्त के 66.5 उत्तर से उत्तरी ध्रुव वृत्त और यही सेम दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए उस क्षेत्र के सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब आपको समझ में आया उष्णकटिबंध क्यों कहा जाता है? यहाँ पे पूरे दिन में एक बार सूर्य ज़रूर सर पे दिखता है, ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे, यहाँ तक इस वाले एरिया में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस वाले एरिया में यहाँ पे सूर्य की जितनी रोशनी आ सकती है उतनी रोशनी आती है, ठीक है। इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं, ये यहाँ पे जो सन की लाइट्स हैं, सन कहाँ होगा? सन यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, मतलब सन नहीं घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी, तो यहाँ पर इसके ऑलवेज जो रोशनी है वो तिरछी पड़ेगी यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब आ जाइए हमारे पोल्स पर, ध्रुव पर। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत होती है, इसलिए यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या समझा? यहाँ पर हमने समझा अक्षांश किन्हें कहते हैं, ये वाले। यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि विषुववृत्त वृत्त क्या है, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है, और हमने ये वाला चित्र समझने की कोशिश करी कि उत्तरीय शीतोष्ण कटिबंध कौन सा क्षेत्र है और क्यों है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, यहाँ सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं पाती हैं, तो इसलिए इसको सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के अकॉर्डिंग हमने इस क्षेत्र को डिवाइड किया है। अब हम समझते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर किन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। ये हमारा गोलार्ध है, ये लाइनें हैं, ये इस तरह से, तो इस तरह से ही तो मिल रही है भाई, ऊपर और नीचे तो पॉइंट एक ही है और यहाँ पे जाके विस्तृत हो रही है, तो यही यहाँ पर समझाया गया है। तो इन वर्टिकल्स लाइन को क्या बोलते हैं? इन वर्टिकल्स लाइन को देशांतर, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? स्लिपिंग लाइंस भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, MCQs बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार आ भी चुका है स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में भी, और हम जो अपनी एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें भी। तो ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है। इस याम्योत्तर को मुख्य याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है।
तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। मुख्य याम्योत्तर या 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त के लिए अक्षर, ये तो अक्षर हम ये वाले यूज़ करते हैं और ये करती है। मुख्य याम्योत्तर कहाँ है? ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में ग्रीनविच, जहाँ इनकी वेधशाला थी, वहाँ से इन्होंने शुरुआत करी। हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या है? पूरब। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम। ठीक है, ये देखिए मैप छोटा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये देखिए, दिख रहा है ये ग्रीनविच, ये रहा, ये हमारा ब्रिटेन है। तो ये ब्रिटेन से होती हुई जा रही है इंग्लैंड से, ये रही, इसके इधर पूरब और इसके इधर पश्चिम। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पहले के लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि वो अपनी परछाई से या फिर ध्रुव तारे के अकॉर्डिंग ही दिशा और टाइम का पता लगा लेते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें देशांतर और अक्षांशर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ये सीखना है। अब यहाँ पे देखिए कि सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये क्वेश्चन भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप जिस भी हार्ड कॉपी से कर रहे हो वहाँ पे अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ग्रीनविच में स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि ब्रिटेन में दोपहर हो रही है तो भारत में भी दोपहर हो रही होगी और अमेरिका में भी दोपहर हो रही होगी, क्योंकि हर देशांतर के जो डिवीज़न किया गया है वो मिनटों में किया गया है। और अभी बताएंगे आगे जाके कि भारत कितने घंटे पहले चलता है या फिर कितने घंटे बाद में चलता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह का टाइम जो डिसाइड किया गया है, जिसको हम स्थानीय समय कहते हैं, वो वहाँ पर सूर्य के चमकने की स्थिति को दर्शाता है या उसके अकॉर्डिंग तय किया गया है कि जिस समय सनराइज़ होगा वहाँ पे मॉर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में उस समय दोपहर हो रही है तो हम भारत में भी उस समय दोपहर कर देंगे चाहे लोग सो रहे हैं। तो स्थानीय समय अलग है और एक पूरे विश्व का टाइम मैनेज करने के लिए या एक पॉइंट करने के लिए ग्रीनविच टाइम अलग है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये पृथ्वी है। तो ये कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है ना स्माइल बन गया। ठीक है, चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे करते हैं अब हम सीख लेते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। आपको पता है इसकी कितना डिग्री है? ये पूरा कितना है? 360 है ना। जब हम यहाँ पे डी आपने देखा होगा यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक घूमते हैं 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक घूमते हैं 360 होता है ना। हाँ, तो पृथ्वी भी अपना पूरा चक्कर 360 डिग्री चक्कर राउंड 24 घंटे में लगाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में। ठीक है, 1 घंटे में वो 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 60 मिनट आगे होगा, क्योंकि 15 मिनट में 1 घंटे में कितना डिग्री है? 50 डिग्री। तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगी और वहीं दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये ग्रीनविच है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो यहाँ कितना होगा? 1 बज रहा होगा और यहाँ कितने बज रहे होंगे? 11 बज रहे होंगे। देखते हैं आगे, आइए देखिए। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की ओर 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी।
किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, है ना। उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हमारे घर में जो घड़ी लग रही है ना, वो हमारा स्थानीय समय बताती है। भारत का ही समय बताएगी वो। ब्रिटेन में या ग्रीनविच में या अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है वो नहीं बताएगी, हमारे भारत का स्थानीय समय बताएगी। दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? भाई अपना देश है, अपनी चला लेते हैं। क्या करते हैं कि अपना समय रख लेते हैं, भाई तुम आओ। लेकिन अगर अब दुनिया इतनी छोटी नहीं रही है ना कि हम सिर्फ अपने देश या अपने कस्बों से रिलेटेड है। हम पूरे विश्व में एक दिन में कई लोग एक देश से दूसरे देश, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम माना है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड तिथि मानी है। अब हमारे यहाँ कैलेंडर अलग चल रहा है, किसी और के यहाँ कैलेंडर अलग चल रहा है। आए हैं अब पासपोर्ट वीज़ा किसी भी थ्रू आए हैं तो क्या करेंगे भाई, यहाँ आके पता चल रहा है कि वो 1 महीने ही पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड मानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने अपना समय माना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर ही इसको इम्पोर्टेंट कर लो, क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात और ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश का आता है कितने घंटे हैं, पूरे 2 घंटे आगे पीछे हैं। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर का स्थानीय समय देश के मानक समय माना जाए। यह याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। ये रही हमारे इलाहाबाद से भी गुजरती है, ठीक है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये स्टोरी दी गई है, आप लोग पढ़ लेना, आपके पास बुक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जहाँ यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे हम क्या हैं, आगे चल रहे हैं। अगर वहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ कितने बजेंगे बताओ। देखो, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे ना, तब भारत में 7:30 बज रहे होंगे, है ना। और जब वहाँ पे 12 बजे होंगे ना, तो यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, है ना। तो अपने टाइम अपनी अपनी घड़ी तो होंगी, जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, हैंड वॉच हो, वॉल वॉच हो, उसमें टाइम देखो और सोचो कि अब यहाँ पर इतना टाइम हो रहा है, तो हमारे जो ग्रीनविच में टाइम है, जो स्टैंडर्ड हमारा वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, वहाँ के अकॉर्डिंग वो कितना पीछे होगा, क्योंकि हम तो आगे हैं ना, इंडिया इज़ ऑलवेज आगे। चलो आगे देखते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है ना, जैसे कि अमेरिका है, कितना बड़ा है ना। चाइना है, कितना बड़ा है। अगर वहाँ पे मान लो एक मान रहे हैं और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो मान लो यहाँ 3-4 घंटे हैं। यहाँ सुबह मान लो कि शाम को या फिर 3 बजे चले, 3 बजे या 12 बजे चले, और यहाँ पे पता चला यहाँ पे तो रात हो रही है, पता चल रहा है दूसरे देश में आ गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या है, कई मानक समय मान रखे हैं अपने देश के अंदर ही। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रूस 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्रों को 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र को घेरता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न कर लेना, आपको जो डाउट हो पूछ लेना। इसमें से मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, आपको इंटरेस्ट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भारत के जो मानक याम्योत्तर टाइम है वो कितने डिग्री पे है। और आपका ये क्वेश्चन है कि आपको ये पता करना है कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है, कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है, कौन से राज्य के कैपिटल इसके जस्ट पास में पड़ती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि देशांतर क्या है और अक्षांश क्या है,
सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है और विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है। तो आज के क्वेश्चंस आपके यही हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और पढ़ते रहिए इसी तरह।